गौरीशंकर पटले ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। गौरीशंकर पटले ने मेंसुरेशन रोटर का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों के चुनिंदा शिक्षकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हुए यह स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने बधाई प्रेषित की है। हायर सेकेंडरी स्कूल नवेगांव में पदस्थ अध्यापक गौरीशंकर पटले ने राष्ट्रीय स्तर पर चयन से पूर्व जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में मॉडल का प्रदर्शन करने के लिए चुना गया, जहां उनके द्वारा देश के विभिन्न राज्यों से आए शिक्षकों के बीच उनके मॉडल को दूसरा स्थान मिला है। गौरीशंकर पटले ने बताया कि उनके द्वारा मेंसुरेशन रोटर का प्रदर्शन किया गया था। यह एक ऐसा मॉडल था जो ठोस अपारदर्शी गोले के भीतर केंद्र एवं त्रिज्या और वक्रस्ट के साथ दिखाई देने की एक नई तकनीक को प्रस्तुत करता है। इसे खासकर गणित विषय के बच्चों के लिए तैयार किया गया था, जिसकी खूब सराहना हुई। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने एवं वैज्ञानिक ढंग से एवं मनोरंजन ढंग से छात्रों को शिक्षण देने के लिए मैंने मेंसुरेशन रोटर नामक एक शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण किया है। उसे ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ एवं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में भाग लिया। वहाँ सभी राज्यों से आए सर्वश्रेष्ठ 3 शिक्षकों में मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की यह पहली उपलब्धि है, जिससे मैंने एक मेंसुरेशन रोटर में एक ऐसा वैज्ञानिक अवधारणा बनाई है जिसमें कोई भी ठोस अपारदर्शी वस्तु के अंदर केंद्र एवं उसकी त्रिज्या तथा उसके आसपास के सरफेस को एक साथ देखा जा सकता है। बालाघाट विकासखंड के अंतर्गत आने वाले हाई स्कूल धापेवाड़ा में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया। एनएसएस किया है, इससे इसके जैसे बीच से मत जाया करो ना। दिखाई दे रही है। अब आप सीधे से देखो, यहाँ दिखाओ, इसको लो दूर से ठीक है। ये इसकी जैसे आकृति दिखाई देने लगी, इससे बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन आकृति 2D आकृति को घुमाने पर इस प्रकार की 3D आकृति तैयार होती है। ठीक है। अच्छा, इसका गणित के अलावा फिजिक्स में भी उपयोग कर सकते हैं। जब बच्चों को 2D से 3D आकृति पढ़ाएंगे तो वहाँ पर 11th 12th क्लास में पढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं इस पर साइड में। ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रदर्शन। इसमें मैंने बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए कक्षा 10वीं में पढ़ाने के लिए गोला का निर्माण कैसे होता है। यदि वृत्ताकार कुंडली को भी यदि हम घुमाते हैं, ये वृत्ताकार कुंडली है, इस वृत्ताकार कुंडली को भी यदि हम घुमाते हैं तो भी गोले का निर्माण होता है। थोड़ा दूसरे लेवल सबको दिखना चाहिए। ये दूसरा उपयोग, ये वृत्ताकार कुंडली में हम 6 वोल्ट का विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है, इसलिए इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो परिवर्तनशील रहता है, परिवर्तित होते रहता है। और यहाँ जो स्थिर चुंबक है इसमें इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्थिर है और कुंडली का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गतिशील है, इसलिए ये इनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगने लगता है और ये घूमने लगती है। तो बच्चों को इस उपकरण का उपयोग जो है बच्चों को विद्युत चुंबकीय प्रेरण और मोटर के जो बेसिक सिद्धांत है उसको समझाने के लिए किया जाता है। ठीक है। हाँ मैम। इसके बाद हम आते हैं इस यंत्र की तरफ। यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहली बात कि जो गोला है, ये जो गोला है इसमें हम केवल इसका सरफेस देख सकते हैं। इसका केंद्र और त्रिज्या अभी हमको दिखाई नहीं देता। कोई भी अपारदर्शी ठोस गोला होगा उसका केंद्र हम किसी भी तरह से बाहर से देख नहीं सकते। उसको देखने का तरीका या तो उसको बीच से काटा जाएगा, तोड़ कर दिखाएंगे इस तरह से। ये
अब दिखाई देगा इसका केंद्र, ये इस तरह से इसका केंद्र दिखाई देगा, सेंटर पॉइंट है ये, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी त्रिज्या है। लेकिन इसको हम तभी दिखाएंगे जब ये इसको हम तोड़ेंगे, तो बच्चे के दिमाग में ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी कि जो 3D स्थिति में जो त्रिविमीय स्थिति में जो इसका केंद्र होता है ये बंद गोले में से दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, इसकी जो त्रिज्या है वो भी दिखाई नहीं देगी और केवल हमको सरफेस दिखाई देता है। तो यदि हमको तीनों एक साथ चीज़ दिखाना है बच्चे को, जब हम बोर्ड पे बच्चे को समझाते हैं तो केवल गोले का इस तरह से केंद्र बना करके और त्रिज्या बना के दिखाते हैं, जो एक प्रकार से वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या दिखाई देती है, गोला इसमें आभास नहीं होता। उसके लिए मैंने एक छोटा सा यंत्र बनाया है, इसमें मैं तीनों चीज़ दिखा सकता हूँ। यहाँ पर एक अर्धवृत्ताकार पट्टी है, ये त्रिज्या है, इसको मैं 6 वोल्ट मोटर से जोड़ दिया है और इसको जब स्पीड से रोटेट करूँगा तो यहाँ पर गोले का केंद्र दिखाई देगा। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको गोले का जो बीचों बीच का सेंटर भी दिखाई देगा और त्रिज्या भी दिखाई देगी और साथों साथ इसका सरफेस भी दिखाई देगा। इस प्रकार से हम कोई अपारदर्शी गोले में उसका केंद्र, त्रिज्या और सरफेस को एक साथ दिखा सकते हैं। ये इसके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। इसके बाद ये न्यूटन की डिस्क है, कलर डिस्क है। इस कलर डिस्क में 7 रंग है। न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है और उसको चेहरा दिखाओ दूर से, और उसको जब घुमाया जाए, जब 7 रंगों को मिलाया जाए तो श्वेत प्रकाश बनता है। इसको दिखाने के लिए एक चक्की बनाया है और आप देखेंगे ये श्वेत प्रकाश दिखाई, सफ़ेद रंग की दिखाई देगी। लेकिन इसका जो रोटेशन है वो 1400 रोटेशन चक्कर जो है पर मिनट लगाती है और हमारे आँखों से केवल 60 से 90 रोटेशन तक की स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बनकर दिखाई देता है। इससे ज़्यादा चक्कर होते हैं तो हमारे आँखों पर किसी भी वस्तु का, घूमने वाली वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। जैसे कि हम ट्रेन को देख के, ट्रेन जब स्पीड से घूमता है तो उसकी ब्लेड हमको दिखाई नहीं देती, मतलब अदृश्य हो जाता है। लेकिन यदि हम इसका कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं, कैमरे की जो स्पीड होती है 1/100 से 1/120 सेकेंड की होती है, तो उससे जब हम फोटो खींचेंगे तो इस तरह से 7 रंगों की दिखाई देगी। ये इसमें हमने नया थोड़ा सा खोज किया है कि कैसे हमारी आंखों से वही चक्की सफ़ेद दिखाई देती है और जब हम कैमरे से खींचते हैं तो वही चक्की हमको 7 रंगों की दिखाई देती है। इसका कारण ये है, शिक्षा के को गुणवत्तापूर्वक बनाने एवं सरल एवं रोचक ढंग से गणित विषय की अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए मेरे द्वारा अनेकों शिक्षण सहायक सामग्रियां तैयार की गई है। उनमें से ये मेंसुरेशन रोटर, जो कक्षा 10वीं के क्षेत्र मिति की बेलन, गोला, शंकु की परिभाषा एवं उसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मेरे द्वारा तैयार किया गया है। इसमें मैंने दिखाया है कि किस तरह से एक अर्धवृत्त को घुमाने से गोले का निर्माण होता है। अर्धवृत्त 2 विमीय होता है और इसके चक्रण करने से ये हमारा जो गोला बनता है वो त्रिविमीय बन जाता है। इस गोले के बनने की विशेषता यह है कि यह इसका ऊपरी सरफेस दिखाई देता है और इसका केंद्र भी दिखाई देता है और उसकी केंद्र से निकलती हुई त्रिज्या दिखाई देती है। जबकि हम सामान्यतः जब बच्चों को बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो केवल इस तरह सर्किल बनाते हैं और वह सर्किल दिखाई देता है, गोला दिखाई नहीं देता है, तो बच्चे की अवधारणा क्लियर नहीं होती है। कक्षा 10वीं की पुस्तक में गोले की परिभाषा है कि किसी अर्धवृत्ताकार चप्पी को उसके व्यास के परितः घुमाने से बनी आकृति गोला कहलाती है। लेकिन बच्चों को बोर्ड पे समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने नवाचार किया है और
बच्चों को सरल ढंग से उसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए यह इस तरह से अर्धवृत्त को मैंने उसके व्यास का परिता चक्रण करके गोला कैसे बनता है यह अवधारणा को स्पष्ट किया है। उसी तरह से दूसरी परिभाषा है बेलन बनने की। बेलन कैसे बनता है? बेलन किसी आयत को उसकी एक भुजा के परिता घुमाने से बनी आकृति बेलन कहलाती है। अब चूंकि ये इसको मैं ऐसा घुमा के दिखाऊंगा तो बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि गोला बेलन कैसे बनेगा। तो इसके लिए मैंने इसी उपकरण में एक व्यवस्था किया है और यहाँ मैंने एक रोटर लगाया है, मोटर लगा दिया है और इसमें इसको मैं फिर से चक्रण करके दिखाऊंगा और यह बेलन बनते हुए दिखाई देगा। ये देखिए यह बेलन बन गया और जिससे बच्चे को मनोरंजक ढंग से शिक्षा मिलेगी, उसको अवधारणा को समझने में आसानी होगी और इस तरह से ये गोला बेलन बनते दिखाई दे रहा है। आयत जो होता है वो 2D होता है और बेलन जो होता है वो 3D होता है। तो हम बोर्ड पे 3D आकृति इसकी बनाते हुए नहीं दिखा पाते, इसलिए मैंने ऐसी एक मशीन बनाया है और इसे देखिए कि ये बेलन बनते हुए दिखाई देता है। तो इससे गोले बेलन बनने की अवधारणा और परिभाषा दोनों स्पष्ट हो जाती है। उसी तरह से मैंने शंकु जो होता है, किसी समकोण त्रिभुज को उसकी लंबवत भुजा के परिता घुमाने से बनी आकृति शंकु कहलाती है। तो शंकु कैसे कहलाएगा? यदि बच्चों को ऐसा हम दिखाते हैं घुमा के तो वो समझ नहीं पाता और यह भी अवधारणा क्लियर नहीं होती कि समकोण त्रिभुज को घुमाने से शंकु कैसे बनेगा। बोर्ड पे हम बनाते हैं तो वो डबल त्रिभुज दिखाई देता है। तो इसके लिए मैंने इस मोटर में फिर से इसको रोटेट किया है और इसको घुमा करके मैंने शंकु का निर्माण होते हुए दिखाया है। तो इस तरह से हम बच्चों को जो परिभाषा है, जो किताब के अंदर गणित किताब में जो कठिन अवधारणा है उसको समझाने के लिए, सरलतम ढंग से समझाने के लिए, रोचक ढंग से समझाने के लिए, ताकि बच्चों का ध्यान भी हमारे पाठ्यक्रम की ओर आकर्षित रहे, शिक्षक की ओर आकर्षित रहे। विज्ञान विषय की में भौतिकी के अंतर्गत मैंने यहाँ बनाया है विद्युत चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नवीनतम विद्युत चुंबकीय कुंडली तैयार किया है और इस कुंडली को रोटेट करने के लिए मैंने इस तरह का यंत्र तैयार किया है जहाँ सामने चुंबक है और इस तरह का एक बोर्ड तैयार किया हुआ है। इसका उपयोग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक विद्युत चुंबकीय प्रभाव को समझाने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब हम इस अवधारणा को बच्चों को बोर्ड पे समझाएंगे कि समझ में बच्चे के ठीक से नहीं आएगा, तो उसके लिए मैंने एकदम सरल सा एक नवाचार किया है, एक सरल सा मॉडल तैयार किया है और ये इस तरह का है और इसमें मैं इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि ये कुंडली के दोनों सिरों को मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ और तो देखेंगे कि किस तरह से इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। इन दोनों के आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण चुंबक की कुंडली जो है ये घूमने लगती है। ये देखिए इस तरह से घूमने लगती है। तो चूंकि बच्चों को अवधारणा ये है कि जो मोटर का सिद्धांत समझाते हैं कि हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं, इसी सिद्धांत के आधार पर हमारी वाटर पंप है, फैन है और सारी मशीनें काम करती है। तो मैंने यहाँ एक पंखी भी लगा दिया है कि बच्चों को समझाने के लिए, देखो पंखा इस तरह से काम करता है। यह पंखा हमारे घरों में जो पंखे हैं इस तरह से होते हैं और मात्र उनमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े यंत्र नहीं होते, केवल कुंडली और चुंबक होता है और उसके माध्यम से ये या विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह से हम जनरेटर का सिद्धांत भी समझा सकते हैं कि जब हम कुंडली को अपनी यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा घुमाएंगे, चुंबक को यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा घुमाएंगे तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी और इस तरह से विद्युत जनरेट होती है। तो हम इस मॉडल के माध्यम से या इस छोटे से यंत्र के माध्यम से बच्चों को चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव को बड़े आसानी से और रोचक ढंग से और मनोरंजक ढंग से और भी गतिशील
ढंग से दिखा सकते हैं, ताकि बच्चे आकर्षित होकर अच्छे से देखेंगे और अवधारणा को प्रैक्टिकली रूप से समझ सकेंगे, ताकि बच्चों के अंदर में विज्ञान के प्रति कौशल उत्पन्न होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा और किसी भी यंत्र को समझने की बड़ी आसानी से क्षमता उत्पन्न होगी। धन्यवाद। भौतिकी की कठिन अवधारणाओं को सरल, रोचक और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करने समझाने के लिए मैंने एक नवाचार किया है और इस उपकरण का नाम है लॉन्ग डिस्टेंस थ्रोअर, यानी कि LDT। इस उपकरण का उपयोग हम बच्चों को पराश समझाने के लिए कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किस बच्चों को यह बताइए कि हम किस एंगल से कोई वस्तु छोड़ेंगे या मिसाइल छोड़ेंगे तो वह अधिकतम दूरी किस एंगल पे प्राप्त करेगी। तो यदि हम कम एंगल पे करेंगे, सीधी करेंगे तो कम दूरी तय करेगी, फिर और बढ़ाएंगे तो और अधिक दूरी तय करेगी, और ऐसा करते करते हम एक स्थिति ऐसी आएगी 45 अंश के कोण पर वस्तु ज़्यादा परास प्राप्त करेगी, और उससे ज़्यादा और बढ़ाते हैं तो पर वस्तु कम दूरी तय करेगी। उसी प्रकार तीर कमान में हम पहले आदि काल में तीर कमान का उपयोग करते थे और तीर कमान से अधिक दूरी तक मार करने के लिए जो एंगल पे बाण छोड़ते थे, उसी की प्रेरणा से मैंने इस लॉन्ग डिस्टेंस थ्रोअर का निर्माण किया है, जिससे हम बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से समझाने में सफल हो सकते हैं कि अधिकतम दूरी तक मार करने के लिए कितने अंश का कोण चाहिए। अब बच्चों को हम क्लास के अंदर इस तरह से प्रयोग करके दिखाएंगे तो बच्चे के दिमाग में इस चिर स्थायी रूप से इसका ज्ञान रहेगा और उसमें कौशल उत्पन्न होगा, और भविष्य में वो अपने कौशल का उपयोग इंजीनियरिंग में और मिसाइल प्रक्षेपण कार्यों में बहुत अच्छे से कर सकेगा। तो ये मेरा छोटा सा नवाचार बच्चों के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, विज्ञान के लोकव्यापीकरण के लिए, विज्ञान को सरल और रोचक बनाने के लिए किया है लॉन्ग डिस्टेंस थ्रोअर। मेरे द्वारा भौतिक शास्त्र में शिक्षण को सरल, मनोरंजक और रोचक बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए और कठिन अवधारणाओं को सरलतम ढंग से समझाने के लिए एक नवाचार किया गया है। मैंने एक शिक्षण सहायक सामग्री तैयार किया है, बनाया है, जिसका नाम है श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। ये है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। जैसा ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र के अनुसार यदि बच्चों को हम किताब से पढ़ाते हैं तो बच्चों को श्रेणी क्रम की अवधारणा ठीक से समझ में नहीं आती। इसके लिए मैंने प्रतिरोधों के स्थान पर 3 बल्ब ले लिया है, 100 वाट का, 60 वाट का और 40 वाट का। ये 3 प्रतिरोध अलग अलग क्षमता के हैं, अलग अलग प्रतिरोधों के हैं, जिसमें इसमें जो बैटरी से धारा प्रवाहित होती है तो एक के बाद प्रवाहित होती है। इनके सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसमें समान रूप से सारे प्रतिरोधों में विद्युत धारा जाती है। तो ऐसी स्थिति में जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है वह कम चमकता है, जिसका प्रतिरोध थोड़ा कम होता है वो थोड़ा ज़्यादा चमकता है, और जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है वह सबसे ज़्यादा चमकता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम देखते हैं 100 वाट का बल्ब बहुत कम चमक रहा है, बहुत ही कम, और 40-60 वाट का बल्ब है वो थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है, और 40 वाट का जो बल्ब है वो सबसे ज़्यादा चमक रहा है। यानी कि ये समझ में आता है कि जिसका प्रतिरोध कम है वो ज़्यादा चमकेगा, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है वो कम चमकेगा। इस तरह से हम श्रेणी क्रम की अवधारणा को बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, अर्थात बैटरी के दोनों सिरों से सबके सिरे अलग अलग जुड़े हुए हैं। इससे जो विद्युत धारा है वो सब में उनकी अपनी अलग अलग क्षमता के अनुसार प्रवाहित होती है, और इसमें जो बल्ब ज़्यादा पावर का होता है वो ज़्यादा विद्युत ऊर्जा ग्रहण करता है, जो कम पावर का है वो कम विद्युत ऊर्जा ग्रहण करता है, जो और भी कम पावर का है वो सबसे कम विद्युत ऊर्जा ग्रहण करता है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा चमकेगा, तो हम देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि जो 100 वाट का बल्ब है वो ज़्यादा चमक रहा है, 60 वाट का बल्ब है तो थोड़ा कम चमक रहा है, और जो 40 वाट का बल्ब है वो उससे भी कम चमक रहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन एक दूसरे का विपरीत है। तो बच्चों को हम प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करके इस अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, क्लियर करते हैं। इस तरह से हम भौतिकी शास्त्र के अध्यापन को रोचक, सरल और अवधारणाओं को कार्यशील तरीके से समझ सकते हैं, और प्रतिरोधों का जो संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन की अवधारणा को बच्चों को बड़े आसानी से समझा सकते हैं। बच्चे भी आसानी से समझेंगे, और उसका दैनिक जीवन में उपयोग किस तरह से करना है वो ये दैनिक जीवन में इन प्रतिरोधों के संयोजन को कार्यशील रूप में वो बना सकते हैं, अर्थात उनमें विज्ञान का कौशल उत्पन्न हो सकता है। विज्ञान विषय की कठिन अवधारणाओं को सरलतम ढंग से प्रस्तुत करने, कार्यशील रूप से प्रस्तुत करने के लिए और बच्चों के सामने मनोरंजक और रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए मैंने यह एक उपकरण तैयार किया है। इस उपकरण का नाम है नेत्र पुतली की क्रिया का प्रदर्शन। इस उपकरण में मैंने एक अवतल दर्पण लिया है और एक दुधिया रंग का बल्ब लिया है और एक रेगुलेटर लिया है। इस रेगुलेटर से इस बल्ब के प्रकाश को कम ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि विज्ञान में अवधारणा है कि हमारी नेत्र पुतली की जो है क्रिया, वह अधिक प्रकाश में जाते हैं तो पुतली का आकार छोटा होता है, और कम प्रकाश में जाते हैं तो पुतली का आकार बड़ा होता है। यानी कि आइरिश सिकुड़ती है और आइरिश फैलती है। ये हम किताबों में पढ़ते हैं, बच्चों को बताते हैं, लेकिन उन्हें जब वो कुछ दिखाया नहीं जाता तो वो केवल पढ़ करके, रट करके वहीं तक सीमित रह जाते हैं। जब तक हम उस अवधारणा को कार्यशील रूप से न दिखाए, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने यह उपकरण तैयार किया है। इस उपकरण में हम बच्चों को दिखाएंगे कि हमारी आँख की पुतली कैसे बड़ी होती है और कैसे छोटी होती है। तो इसके लिए मैं इस बल्ब को चालू करूंगा। हल्का कम, जब कम प्रकाश रहेगा तो मैं अपनी आँख को देख रहा हूँ, या बच्चों को भी हम कहेंगे कि अपनी आँख को देखिए। तो जब बल्ब बंद है तो उनकी पुतली का आकार बड़ा होगा, और जैसे ही बल्ब का लाइट बढ़ाएंगे तो उनकी पुतली का आकार धीरे धीरे जो है वो छोटा होता जाएगा। यानी कि जो लेंस के ऊपर जो अपना ब्राउन वाला भाग है यह कवर होते चले जाएगा, और लेंस का फोकस का आकार, फोकस जो है लेंस का जो द्वारक है वो एकदम छोटा हो जाएगा। जैसे ही हम बल्ब को धीरे धीरे कम करेंगे तो द्वारक जो है वो धीरे धीरे बड़ा होते चले जाता है। तो इस तरह से बच्चा जब अपनी आंख में इस एक्टिविटी को होते हुए देखेगा तो उसको यथार्थ का परिचय होगा, यानी कि उसको वास्तविकता पता चलेगी कि विज्ञान, ऐसे छोटे छोटे वैज्ञानिक मॉडल, ऐसे छोटे छोटे नवाचार से बच्चा जो घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेगा और उसमें स्थायी ज्ञान होगा, और जो अवधारणा है उसको बड़े आसानी से समझ जाएगा, और इस तरह से उसके अंदर वैज्ञानिक कौशल उत्पन्न होगा, और वह आसानी से हम शिक्षण को रोचक बना सकते हैं और अच्छा परीक्षा परिणाम दे सकते हैं। भौतिकी में के शिक्षण को सरल, रोचक और आसान तरीके से समझने के लिए कठिन अवधारणाओं को सरलतम ढंग से, क्रियाशील ढंग से समझाने के लिए मैंने इस उपकरण का निर्माण किया है, जिसका नाम है स्पेक्ट्रम डिश। ये चूंकि मैंने इसको घर पे निर्माण किया है, एक लकड़ी के गुटके, एक मोटर लिया और एक चक्की लिया है, और इसके माध्यम से हम बच्चों को प्रिज्म में होने वाले वर्ण विक्षेपण, वर्ण युग्मन की घटना को बड़े ही प्रभावी और रोचक ढंग से समझा सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में अपवर्तन की घटना के कारण वह विभक्त हो जाती है। तो इस तरह से हम बताएंगे, देखिए ऐसे 7 रंग बनते हैं। अब चूंकि जब कोई प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश को एक साथ मिला दिया जाए तो 7 रंगों से मिला हुआ प्रकाश
जो है श्वेत दिखाई देता है। तो इस चीज को बोलते हैं विबग्योर। जो विबग्योर को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो इस तरह से श्वेत प्रकाश बनता है। तो इसीलिए हमको जो सूर्य होता है वो अपने अक्ष पे घूमता है, इसलिए वो हमको श्वेत दिखाई देता है। तो न्यूटन के इस सिद्धांत को समझाने के लिए, कार्यशील ढंग से समझाने के लिए, यदि हम बच्चों को बोर्ड के ऊपर में और केवल ऐसी चित्र दिखा के या प्रिज्म से 7 रंगों में रेखाएं विभक्त करते हुए दिखाते हैं तो बच्चों के दिमाग दृष्टि पटल पर यह अवधारणा एकदम स्पष्ट नहीं होती कि वो 7 रंगों में कैसा बटा हुआ है और 7 रंगों को मिला देने से कैसे श्वेत प्रकाश बनता है। तो उसको कार्यशील रूप से दिखाने के लिए मैंने इस यंत्र को निर्माण किया है और भौतिकी शिक्षा को सरल और रोचक मनोरंजक बनाने का प्रयास किया है। देखिए पुनः मैं दिखा देता हूँ कि 7 रंगों को मिलाने से इस तरह से श्वेत रंग बनता है। बच्चे ऐसा देख करके काफी मनोरंजन होता है बच्चों का, उनका ध्यान भी आकर्षित रहता है शिक्षकों की ओर, और ये इस तरह का जो कौशल उन बच्चों में सीखने का कौशल उत्पन्न होता है। इस तरह से मैंने छोटे छोटे प्रयोग करके शिक्षण को सरल बनाने का प्रयास किया है, प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया है। विभिन्न घटनाओं को दिखाने के लिए मैंने एक यंत्र का निर्माण किया है जिसका नाम है सुई छिद्र कैमरा। इस सुई छिद्र कैमरे से बच्चों को किसी वस्तु का बिना किसी लेंस, बिना किसी कैमरे से उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनता है वह दिखाया जाता है। सुई छिद्र कैमरा में एक खड्डे का बॉक्स बना है, इसमें छोटा सा छिद्र है और ये एक बल्ब जिसको हम वस्तु मान रहे हैं जो जलता हुआ बल्ब है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बनता दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो सारी किरणें समांतर जाती है वे सब लौट के वापस आ जाएंगे रिफ्लेक्ट होकर के, और मात्र इसकी तिरछी किरणें नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर की किरणें नीचे की ओर जाएगी और इस पर्दे पर उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जिससे बच्चे को जो घटना घट रही है उसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन होगा तो उसको अवधारणा का वास्तविकता से वो परिचित होगा और वो उस पर विश्वास करेगा। देखिए ये मैं उल्टा प्रतिबिंब बनते दिखा रहा हूं। पर्दे पर बल्ब का उल्टा प्रतिबिंब बनते हुए दिखेगा। ये देखिए, मैंने लिया और ये उल्टा प्रतिबिंब जो बल्ब का ये इस बॉक्स के अंदर वाली दीवार पर बन रहा है और सामने में ये सीधा प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब वस्तु का है और इस बॉक्स के अंदर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, जबकि सामने से बंद है, सूक्ष्म छिद्र है और वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे के अंदर। तो ये बच्चा जब ऐसी घटनाओं को अपने आंखों से देखेगा तो विज्ञान की जो विभिन्न घटनाएं हैं उस पर उससे विश्वास होगा और उसमें एक कौशल उत्पन्न होगा कि हम कोई घटना अवधारणाओं के आधार पर कैसे यंत्र तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह की सस्ती, सरल और अपने घर में तैयार की जाने वाली लो कास्ट, नो कास्ट सामग्री का निर्माण करके मैं अपने शिक्षण को रोचक बनाता हूँ, प्रभावशाली बनाता हूँ और बच्चों के में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक कौशल उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे भावी पीढ़ी में हमें अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे वैज्ञानिक मिल सके और विज्ञान का सदुपयोग हो सके। नहीं तो विज्ञान की परिभाषाओं को रट-रोट करके परीक्षा दे देंगे बच्चे और सब भूल जाएंगे उनमें यदि वैज्ञानिक कौशल उत्पन्न नहीं होगा तो। इसलिए ये नवाचारी शिक्षण सहायक सामग्री मैंने तैयार किया है और इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। यह बल आघूर्ण बार बोर्ड तैयार किया है मैंने भौतिकी में बल आघूर्ण को समझाने के लिए। इसके लिए मैंने 3 छड़े बराबर लिया और सबके बराबर भार है। इसमें मैंने जो इनका जो सेंटर है इसको अलग अलग स्थान पे लिया है। जो इसमें आयास, ये आयास कहलाता है और ये भार कहलाती है। ये आयास भुजा कहलाती है, ये भार भुजा कहलाती है। तो जब इसका सेंटर आयास भुजा की लंबाई कम होगी, भार भुजा की लंबाई ज़्यादा होगी, तो हमें इसे उठाने में अधिक बल लगेगा। यहाँ मैंने सेंटर में दिया है
तो यहाँ पर बल हमको कम लग रहा है, और यहाँ पर आयास भुजा की लंबाई ज़्यादा है और भार भुजा की लंबाई कम है, तो इसको हम बड़े आसानी से उठा सकते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जैसे बल्ली है जो लकड़ा वगैरह उठाने के काम आती है, फावड़ा है, उसके बाद आपका कुल्हाड़ी है, और साथों साथ जो हम खासतौर से हैंडपंप देखते हैं, हैंडपंप का डंडा लंबा रखा जाता है इसलिए ताकि वो आसानी से उसको चला सके। यदि हम हैंडपंप के लास्ट छोर से लेते हैं तो बड़े आसानी से हैंडपंप का डंडा चला सकते हैं, लेकिन वही उसके सेंटर के पास से यदि लेंगे तो हैंडपंप का डंडे को ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। तो इस अवधारणा को कक्षा के अंदर हम बच्चों के सामने उनके को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन करने के लिए कैसे करें, तो इसके लिए मैंने एक नवाचार किया कि क्यों ना हम एक बार के माध्यम से एक बार बोर्ड तैयार कर लिया, और ये मेरे पास एक स्थायी रूप से शिक्षण सहायक सामग्री तैयार हो गई है। तो ऐसी छोटी छोटी शिक्षण सहायक सामग्री और नवाचार के माध्यम से हम शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं और बच्चों को इसका ज्ञान दे सकते हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अच्छा कौशल उत्पन्न कर सकते हैं। गणित के सफल, सरल, रोचक और मनोरंजक अध्यापन के लिए मैंने 10वीं और 9वीं कक्षा की ज्योमेट्री को प्रभावी ढंग से समझाने के लिए मैंने बनाया है ज्योमेट्री बोर्ड। ये ज्योमेट्री बोर्ड इस तरह का है कि इसमें हम प्रति एंगल के अनुसार रचनाएं कर सकते हैं। दूसरी बात, गणित के सारे प्रमेय समझा सकते हैं, जैसे कि एक धागा लिया है मैंने और इस धागे से एक आकृति निर्मित किया है। यह एक प्रमेय है 10वीं में कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अब दुगना होता है कि नहीं इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। इस एंगल मीटर से चारों ओर एंगल लगे हुए हैं, एंगल बने हुए हैं, तो एंगल मीटर से जांच भी कर सकते हैं कि वास्तव में इसका ये और इस तरह से समझा सकते हैं। तो ये ज्योमेट्री बोर्ड 10वीं कक्षा के प्रमेय की सभी प्रकार के प्रमेय की अवधारणा को समझाने के लिए और सारी रचनाओं को समझाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भौतिकी में सेंटर फॉर ग्रेविटी को समझाने के लिए मैंने इस यंत्र का निर्माण किया है और इसका नाम है ग्रेविटी सेंटर फॉर ग्रेविटी रोलर। ये छोटा सा हमने 2 फनल ले लिया, दोनों को चिपका लिया और एक खड्डे का इस तरह से मैंने बना लिया है, और यह बच्चों को कक्षा के अंदर में सेंटर फॉर मतलब किसी इस वस्तु की ग्रेविटी सेंटर कैसे प्रदर्शित किया जाए उसके बारे में बताने के लिए किया है। अभी हम देख रहे हैं कि इसका जो ग्रेविटी सेंटर है वो बीचों बीच में है। तो ये वस्तु ये वस्तु है, इसका जो सेंटर प्लेन में है, तो इसको यदि मैं यहाँ रखता हूँ तो ये वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जाती है। आप देख रहे हैं ये वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, लेकिन यह जो सेंटर फॉर ग्रेविटी रोलर जो है, यह यदि मैं ऊपर रखूंगा तो ये नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन जब इसको मैं नीचे रखूंगा तो ये ऊपर की ओर आ रहा है, नीचे रखूंगा ऊपर की ओर आ रहा है, नीचे रखूंगा तो ऊपर की ओर आ रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे उपकरण की सहायता से हम बच्चों को क्लास के अंदर बताएंगे कि बेटा ये ऊपर नीचे से ऊपर क्यों आ रहा है। तो हम यहाँ जब रखते हैं तो इसके नीचे के तल से जो इसका केंद्र की दूरी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसको बल जो पृथ्वी द्वारा जो आकर्षण बल जो है वो कम लग रहा है, और जैसे जैसे ये दूर जा रहा है तो इसकी केंद्र की दूरी पृथ्वी के निकट आ रही है, तो ये इस पर बल ज़्यादा लग रहा है, तो ये कम बल से अधिक बल की ओर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को जो कठिन अवधारणाएं हैं जिनको हम किताब में ठीक से नहीं समझा पाते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते, उनको अच्छी तरह से समझने के लिए प्रत्यक्ष प्रदर्शन करके हम बच्चों को समझा सकते हैं, ताकि उनकी अवधारणा आसानी से समझ सके और उनका ज्ञान स्थायी हो सके, उनमें कौशल का निर्माण हो सके। इस तरह से मैंने अपनी नवाचारी सामग्रियों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है
और शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि बच्चों का परीक्षा परिणाम अच्छा हो और बच्चों में वैज्ञानिक कौशल और दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके।